नमस्कार। आज हम शुरू करने वाले हैं मेरे संग की औरतें अध्याय का अंतिम भाग। इससे पहले आप लेखिका के साथ में जो महिलाएं रही या उनकी पैदा होने से पहले उनकी नानी के बारे में आप पढ़ चुके हो, उनकी माँ के बारे में पढ़ चुके हो, उनकी परदादी के बारे में पढ़ चुके हो। तो लेखिका बताती है, परदादी ने जिस बच्ची के लिए मन्नत मांगी थी कि मुझे मेरी गोद में पहली संतान मेरी बहू से जो पैदा हो वो पोती ही खेले, तो वो लेखिका नहीं, उनकी बड़ी बहन मंजुल भगत थी। मंजुल का घर का नाम रानी था और बाहर का नाम मंजुल। दूसरे नंबर पर लेखिका थी जिनका नाम घर का उमा था और बाहर का नाम मृदुला था। तीसरे नंबर पर थी उनकी बहन चित्रा जिनका घर का नाम गौरी था। पिता ने सभी बहनों के दो दो नाम रखे। सब लोग कहते थे कि इतनी लड़कियां हैं, उससे भी मन नहीं भरा कि नाम भी दो दो रख बैठे। फिर उसके बाद जो दो बहनें हुई उनका एक एक ही नाम रखा गया, रेणु और अचला। इसमें जो सबसे पहली बहन थी मंजुल भगत, वो भी लेखिका बनी। मृदुला गर्ग जी भी लेखिका बनी, लेकिन गौरी यानी चित्रा लेखिका नहीं बनी। फिर उसके बाद जो रेणु भी लेखिका नहीं बनी, उसके बाद अचला और राजीव दोनों ने ही लेखन का कार्य किया। अचला अंग्रेजी में लिखती थी, राजीव फिर से हिंदी के हवाले हो गया। हम सब बहनों में रेणु, हम लोग शेर थे तो मेरी बहन रेणु सवा शेर। चौथे नंबर वाली रेणु का आलम यह था कि वह गर्मी की दोपहरी में स्कूल में वापसी पर गाड़ी में नहीं आती थी, बल्कि छोटी बहन अचला को बस अड्डे से लेने के लिए गाड़ी जाती थी और रेणु पैदल आती थी। उसका कहना था कि थोड़ा सा रास्ता गाड़ी में बैठकर तय करना सामंतशाही यानी रईसों वाला रईसी दिखाने का प्रतीक है। तो वो इस तरह नहीं करती थी, बल्कि वो पैदल आती थी। पिताजी उसको देखकर जब वो पसीने में तरबतर रहती थी तो बड़ा गुस्सा करते थे, लेकिन वो मानने को तैयार नहीं थी, थोड़ी ज़िद्दी थी। उसके बाद जैसे तैसे करके उसने 12वीं पास कर ली। उसकी क्या आदत थी कि इसको पढ़ने लिखने और इम्तिहान देने से भी परहेज था। जैसे तैसे 12वीं कर ली। बीए पढ़ने के लिए कहा गया तो उसने कहा, मैं बीए क्यों करूं, क्या फ़ायदा है इससे। तब पिताजी ने उसे समझाने का प्रयास किया कि इससे नौकरी कर पाओगी, शादी कर पाओगी, लोग इज्जत से देखेंगे वगैरह वगैरह, लेकिन कोई तर्क उसे विश्वसनीय नहीं लगा। उसने इन सभी तर्कों को ठुकरा दिया। तब रेणु को न खुद पढ़ना था और ना ही किसी की बात माननी थी। आखिर माँ ने डांटते हुए कहा, जो सबके साथ होता है बच्चों के, वही कहा कि मैं कह रही हूँ तो पढ़ना है बस, और कुछ नहीं। और उसने पढ़ना शुरू कर दिया। वो मजाक भी बहुत करती थी। वो इस तरह की बातें कहती थी जैसे किसी ने उसको इत्र यानी परफ्यूम भेंट कर दिया, तो वो कहती थी नहीं चाहिए, मैं तो रोज़ नहाती हूँ। तीसरे नंबर पर चित्रा, जो कॉलेज पढ़ने तो जाती थी पर खुद से पढ़ने से ज़्यादा दूसरों को पढ़ाने में दिलचस्पी रखती थी। इसलिए इम्तिहान में उसके अंक कम और उसके शागिर्दों के ज़्यादा आते थे। उसने हमारे माँ बाप ही नहीं, खुद लड़का भी, जो लड़का उसको देखने आया था, उसने पहली नज़र में ही कह दिया कि मैं इसी लड़के से शादी करूँगी। तो माता पिता ही नहीं, खुद लड़का भी हैरान था। वो एक बार जो डिसाइड कर लेती थी उसको फिर नहीं बदलती थी अपने निर्णय को। तो उसने लड़के को भी पहली मुलाकात में ही कह दिया कि मुझे आपसे शादी करनी है, कोई और लड़का नहीं देखना है। तो लड़के ने भी अपने हथियार डाल दिए। हम में सबसे छोटी बहन अचला काफ़ी दिनों तक कुछ कम खिसकी मालूम पड़ती थी। पिता का कहा मानकर पहले अर्थशास्त्र किया, फिर पत्रकारिता में दाखिला लिया, फिर अपनी पसंद से शादी भी कर ली। वह लीक पर नहीं चल पाई, यानी परंपराओं पर नहीं चल पाई। मृदुला और मेरी तरह 30 बरस पार करके उसने लिखने का रोग लगा लिया। लेखिका अपने बारे में एक बड़ा अच्छा किस्सा बताती है और आपको कहीं ना कहीं से मोटिवेशन मिलेगा, प्रेरणा मिलेगी। शादी के बाद बिहार के एक छोटे से कस्बे डालमिया नगर में रही। वहाँ मर्द औरतें एक दूसरे से बात नहीं करते थे, लेकिन लेखिका को एक्टिंग का बड़ा शौक़ था। यहाँ तक कि जो महिलाएं पिक्चर देखने भी जाती थी तो वो अपने मर्द से भी काफ़ी दूर बैठती थी। तो उन्होंने नाटक किए वहाँ पर, नुक्कड़ नाटक, कई चार साल तक कई नाटक किए। अकाल राहत को उसके लिए पैसा इकट्ठा करने के लिए वहाँ पर उन्होंने उन महिलाओं और उन पुरुषों को मनाया साथ में नाटक करने के लिए, एक्टिंग करने के लिए। तो इतना चेंज वहाँ पर कर दिया। उसके बाद वे कर्नाटक में पहुँची।
कर्नाटक में कन्नड़ भाषा का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है, स्कूल में कंपलसरी होती है। तो कर्नाटक में पहुंची छोटे से कस्बे बागलकोट में। वहाँ जब तक उनके 2 बच्चे हो चुके थे, अब समस्या ये थी कि जिस इलाके में वो रहती थी वहाँ पर कोई स्कूल अच्छा सा नहीं था। उसने कैथोलिक बिशप से दरख्वास्त की कि वहाँ पर सीमेंट कारखाने की आर्थिक मदद से इस कस्बे में प्राइमरी स्कूल खोल दिया जाए। लेकिन वहाँ पर क्रिश्चियन आबादी कम थी। देखिए यहाँ पर एक तरह से धर्म की बात भी आ गई है कि लोग जहाँ पर उनके धर्म के लोग ज़्यादा होते हैं वहाँ पर ज़्यादा सहयोग करते हैं, तो बिशप ने मना कर दिया। उन्होंने फिर भी रिक्वेस्ट भेजी तो उन्होंने ये कहा कि चलिए मैं स्कूल बना दूंगा, लेकिन आपको मुझे लिख कर देना पड़ेगा अगले 100 वर्ष तक यह स्कूल ऐसे ही चलेगा। खुदा का लाख शुक्र है कि बच्चे पढ़ाने की समस्या मेरी नहीं है, आपकी है। तो लेखिका को उन्होंने कुछ कड़वी बातें कही, जिसके कारण लेखिका को आदत तो थी नहीं बचपन से ही सिर झुकाने की, वही अपनी माँ की बेटी थी। सो उसने तय किया कि खुद अंग्रेजी, हिंदी, कन्नड़ 3 भाषाएं पढ़ाने वाला प्राइमरी स्कूल खोलेंगी। उसमें उसने खुद भी और कुछ अफसरों की सहायता से और अध्यापक भी लगाए। उसने उस शहर में स्कूल खुलवाया जिसमें उनके बच्चे पढ़े और आसपास के लोगों के भी बच्चे वहाँ पर पढ़े। फिर अच्छे शहरों में उनका एडमिशन भी हो गया। ऐसे अनेक मौके आए जब मैंने जिद्दीपन के नमूने पेश किए। तो इससे पता चलता है लेखिका बड़ी जिद्दी थी, जो ठान लिया वो करना है। उसके बाद ये बात करती हैं अपनी बहन रेनू की कि वो कैसे साहसी थी, जिद्दी थी वो भी। रेनू स्कूल में पढ़ाती थी और एक दिन बहुत तेज़ बारिश हो रही थी, सब जगह पानी ही पानी था। रेनू तैयार हुई, घर में पूछा गया कहाँ जा रही हो, उसने कहा स्कूल में जा रही हूँ। बेकार का सवाल पूछे जा रहे हो। तो फ़ोन करके पता करने के लिए कहा गया कि स्कूल खुला भी है या बंद है, लेकिन फ़ोन नहीं लग रहा था। वो तैयार हुई और इतनी बारिश में, इतने भरे हुए पानी में रेनू स्कूल पहुंची। चौकीदार देखकर दंग रह गया कि कोई भी स्कूल में नहीं आया और तुम 2 मील चलकर यहाँ पर स्कूल में पढ़ाने के लिए आई हो, स्कूल तो आज बंद है। फिर वो 2 मील चलकर इतनी बारिश में वापस आई। तो उसने कहा वापस क्यों आ गई, उसको बोला गया है वापस क्यों आ गई। तब रेनू कहती है स्कूल बंद था इसलिए वापस आ गई। आखिर सोचती हूँ कितना रोमांच का अनुभव हुआ होगा उस दिन। जगह जगह पानी से लब करता हुआ सुनसान शहर, निचाट अकेले अपनी ही धुन में अपनी मंजिल पर चलते जाना। सच में अकेलेपन का भी अलग ही मज़ा है। कभी कभी इंसान का अकेले भी रहना चाहिए, अकेले सफ़र तय करना चाहिए, तो उसका भी अलग ही आनंद है। तो मुझे विश्वास है आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और देखते रहिए अर्चना हिंदी क्लासेस। थैंक यू।